बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड है, जिसमें हम मोल, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम, फिर इसी से रिलेटेड रिलेटिव एटॉमिक मास, मास नंबर, रिलेटिव अबंडेंस, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोस्टर्स, स्टिशोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहला जो टॉपिक मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है वो मोल है। मोल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा मोल क्या चीज है? व्हाट इज मोल? अगर हम किसी एलिमेंट के मास को, जिसको एटॉमिक मास कहा जाता है, अगर किसी मॉलिक्यूल के मास को, जिसको मोलेकुलर मास बोला जाता है, अगर किसी आयनिक कंपाउंड के मास को, जिसको फार्मूला मास बोला जाता है, और किसी आयनिक स्पीशीज के मास को, जिसको आयनिक मास बोला जाता है, ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, then it is called mole। यानी मोल is actually amount of substance in grams। तो फिर हमारे पास किसी एलिमेंट का, जैसे यहां पे देखें ये एलिमेंट्स हैं, तो बेटा हाइड्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, और जो ना मैंने 3 यहां पे एलिमेंट लिखे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो हर एलिमेंट का अपना अपना एक मास है, वो बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट है। लेकिन अगर मैं उसे ग्राम्स में एक्सप्रेस करता हूं, देन वही मास जो है जब ग्राम में लिखा जाएगा तो ये उसका 1 मोल का मास बन जाएगा। तो मेरे से हम क्या कहेंगे कि चूंकि एक एलिमेंट का है, एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, तो इट इज नोन एज एटॉमिक मास। तो ये बनेगा बेटा एटॉमिक मास। तो ये लिखा है जी, इफ एटॉमिक मास, सिर्फ इतना बोलते हैं, इफ एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो ये बेटा इसका 1 मोल का मास कहलाएगा। हाइड्रोजन है 1 ग्राम है, कार्बन है 12 ग्राम है, नाइट्रोजन है 14 ग्राम है। इसी तरह किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए हमारे पास वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनका जो मास होगा वो मोलेकुलर मास, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। जो कि यहां पे मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वो बेटा वाटर HCl H2SO4, वाटर का जो मास है वो 18 ग्राम है, और HCl का जो मास है वो 36.5 ग्राम है, H2SO4 का जो मास है वो 98 ग्राम है। तो ये सारे मासेस कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के हैं, तो फिर हम इनको मोलेकुलर मास जो है वो बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आयनिक कंपाउंड का मास। आयनिक कंपाउंड जिनमें आयनिक जो ना बॉन्ड पाया जाएगा, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट और मेनी मोर, इस तरह के कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं। तो NaCl में सोडियम का 23 है, क्लोरीन का जो ना 35.5 है, दोनों सम अप करेंगे 58.5, ये लिखा हुआ है, ये 58.5। अगर ये ग्राम्स में लिखा जाएगा तो फिर बेटा यही मास जो है वो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल का मास बन जाएगा। और आयनिक कंपाउंड के लिए ये जो NaCl लिखा गया है, पोटाशियम सल्फेट लिखा गया है, इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, और फार्मूला यूनिट का जो मास होगा वो फार्मूला मास कहलाएगा बेटा। इसी तरह जो आयनिक स्पीशी है उसके मास को हम आयनिक मास बोलेंगे। तो ये बेटा 4 टर्म्स हमारे पास आ गए, एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास, फार्मूला मास एंड आयनिक मास। जब इन सब को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो बेटा इसे कहा जाएगा 1 मोल। अब ये जितने मैसेज लिखे हैं ये चूंकि 1 मोल के लिए हैं, तो बेटा इन सब के लिए एक कलेक्टिव वर्ड है विच इज कॉल्ड एज मोलर मास। क्या आप लहजा मेंशन नहीं करना चाहते तो आप मोलर मास लिख दें, उसी में अंडरस्टूड हो जाएगा कि भाई ये जो है वो अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास है, यही मोलर मास। अगर वो कोवलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड है तो मोलेकुलर मास है, यही मोलर मास। अगर वो फार्मूला यूनिट है तो उसका मास जो है वो
जो कि फार्मूला मास है वो मोलर मास ही कहलाएगा। इसी तरह किसी आयनिक स्पीशीज के लिए जो आयनिक मास है वो भी मोलर मास ही कहलाएगा। तो ये जो है वो आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव वर्ड है सबके लिए। अब फार्मूला आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी चीज का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को स्मॉल m से शो करेंगे और मोलर मास को हम कैपिटल M से शो करेंगे। ये है बेटा इसका टॉपिक। अब इसमें तीन जो ना चीजें हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी नो द नंबर ऑफ मोल्स। ये देखिए इन तीन फार्मूलों में नंबर ऑफ मोल कॉमन है बेटा। तो मास ऑफ द सब्सटेंस, आपने किसी का मास निकालना है तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। आप किसी चीज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि एक मोल के अंदर 6.02 10⁻23 जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। तो फिर अगर 2 मोल होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 लिखेंगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 मोल होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी जितने मोल्स होंगे आपने उसे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल इन दैट स्पेसिफिक जो है वो मोल्स में हमारे पास आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 dm³ एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 के साथ, और अगर बेटा रूम टेम्परेचर प्रेशर पे आपने करना है तो फिर इसकी जगह पे 24 dm³ जो है वो उसे नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो किसी भी सब्सटेंस का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं इनको हम देखते हैं कि ये MCQ में किस तरह से आती है और हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके शॉर्टकट्स क्या हैं, हम उसको कैलकुलेशन कैसे जल्दी कर सकते हैं। बड़ा देखें, पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अ मोल इज अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स which contains the Avogadro's number of particles. The atomic mass, molecular mass, formula mass or ionic mass of the substance expressed in gram is called molar mass of the substance. ये बड़ा वही डेफिनेशन है जो भी आपके सामने मैं लिख चुका हूं। Which one of the following is incorrect statement for mole? कहते हैं कौन सी बात जो है वो मोल के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बेटा पहली ऑप्शन है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O is 18 ग्राम 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जी बेटा अब यहां पे एक और चीज का इजाफा करता चलूं, ये चूंकि एक एटम का मास था और ग्राम में लिखा जा रहा था तो इसी मोल को, ये है तो सारा कुछ एक मोल 1 मोल है बेटा, लेकिन हम चूंकि एक एटम की बात कर रहे हैं इन ग्राम तो इसके लिए लफ्ज लिखा जाता है ग्राम एटम। इसी तरह ये मॉलिक्यूल है और ग्राम्स में उसका मास लिखा जा रहा है तो हम इसके लिए क्या लफ्ज यूज करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल, यानी एक मोल के लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरह बेटा आयनिक कंपाउंड के एक मोल के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्राम फार्मूला, और आयनिक स्पीशी के लिए आप एक मोल के लिए जो ये जो है हमारे पास इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ग्राम आइन, के आइन का मास इन ग्राम्स, फार्मूला यूनिट का मास इन ग्राम्स, मॉलिक्यूल का मास इन ग्राम्स। तो ये वर्ड यूज किए जा सकते हैं जो कि यहां पे अल्फा ऑप्शन में शो किया गया था। तो मैंने अभी जो अल्फा ऑप्शन पढ़ी है उसे दोबारा से मैं रीड करता हूं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी वो बेसिकली एक मोल की बात कर रहा है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन एक मोल, एक मोल में 18 ग्राम है यहां पे लिखा हुआ, और एक मोल में कितने पार्टिकल्स है यहां पे मैंने मेंशन कर दिया 6.02 10⁻23। तो ये पहली ऑप्शन ठीक है बेटा। उसने हमसे क्वेश्चन किया था कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द मोल। बीटा ऑप्शन है 1 ग्राम एटम ऑफ द सोडियम, सोडियम का 1 ग्राम एटम जो है, सोडियम का जो एक मोल का मास है वो 23 ग्राम है और आगे उसमें 6.02 10⁻23 एटम्स है। बिल्कुल ठीक है बेटा, बीटा ऑप्शन भी ठीक हो गई। अब चार्ली ऑप्शन है 1 ग्राम फार्मूला ऑफ द NaCl, उसका 1 ग्राम फार्मूला मीन उसका एक मोल की बात हो रही है, तो एक मोल का मास 58.5 ग्राम और उसके अंदर जो फार्मूला यूनिट्स होंगे वो 6.02 10⁻23। हम ये जो फार्मूला यूनिट है एटम्स है मॉलिक्यूल्स हैं, इनके लिए कलेक्टिव वर्ड यूज करते हैं पार्टिकल्स, तो ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक वर्ड फार्मूला यूनिट भी लिखा जा सकता है। डेल्टा ऑप्शन है 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस हैज द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। जी बेटा वो क्लोरीन गैस, गैस का मतलब है क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात हो रही है और उसके अंदर क्लोरीन एटम पूछ रहा है, तो मास तो ठीक लिखा हुआ 71 ग्राम के एक क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5 और 2 क्लोरीन एटम जो कि एक मॉलिक्यूल बना रहे होंगे वो 71 ग्राम हो जाएगा बेटा। और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है
तो ये गलत है। अब इसके लिए क्या फार्मूला है? फार्मूला तो ये है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आपके सामने लिख चुके हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ पार्टिकल का है। अब नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, देखें। नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, इसके लिए फार्मूला बेटा आप क्या लिखेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। ये क्या चीज है? ये बेटा उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई करना है? एवोगैड्रोस नंबर से। और फिर उस मॉलिक्यूल के अंदर वो एटम कितने जिसकी बात हो रही है। अब Cl2 की बात हो रही तो Cl2 के अंदर क्लोरीन एटम कितने? 2। तो हम उसके लिए लफ्ज लिखते हैं एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल जो है वो एटॉमिसिटी वर्ड बेटा आ जाएगा। अब जो उसने मैथ हमें प्रोवाइड किया हुआ है यहां पे, जो उसने मेंशन किया था इस क्वेश्चन में डेल्टा ऑप्शन में, वो उसने क्या मेंशन किया था? उसने कहा था कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। अब 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस जो है, नंबर ऑफ मोल दे दिए 1, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल 2, तो ये तो 2Na बन गया। अब 2Na मतलब 6.02 10⁻23 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बेटा आंसर जो है वो एक एवोगैड्रोस नंबर नहीं बल्कि 2 एवोगैड्रोस नंबर जो है वो बन जाता है। तो यहां पे जो ऑप्शन में उसने डेल्टा ऑप्शन में मेंशन किया था बेटा, वो 6.02 10⁻23 एटम्स लिखे थे। बेटा ये गलत हो गया। ये आंसर एक्सप्लेनेशन में भी यही मेंशन किया हुआ है, डेल्टा ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। और यही क्वेश्चन था कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो डेल्टा आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 ग्राम H2SO4 कंटेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस। अब वो आइंस पूछ रहा है कि 98 ग्राम में कितने आइंस बनेंगे। तो H2SO4 जब आयोनाइज होता है तो बेटा उससे कितने आइंस बनते हैं, उसको हम उसके मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करना है देखें। ये बेटा H2SO4 अगर आयोनाइज होता है तो 2 हाइड्रोजन आइन और बेटा 1 सल्फेट आइन बनता है, यानी ये 2 बने और ये 1 बने, टोटल 3 आइंस बन रहे हैं बेटा, 3 आइन बन रहे हैं टोटल। अब ये जो 3 है ये चीज हमारे पास आ जाएगी उसकी एटॉमिसिटी। तो हमें गिवन मैस कितना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। गिवन मैस है 98, H2SO4 का अपना मोलर मैस भी 98 ही बनता है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये बेटा लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय उसके नंबर ऑफ आयंस जो है वो 3 है, ये कैंसिल होके 3 एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास आंसर आ रहा है। तो हमने ये देखना है कि जो क्वेश्चन अभी मैंने बोला था इसमें कौन सी ऑप्शन इस आंसर के साथ मैच कर रही है बेटा। तो देखिए जी, पहली ऑप्शन है 4 मोल्स ऑफ आइन, दूसरी ऑप्शन है 1 मोल ऑफ आइन, तीसरी ऑप्शन है 2 मोल्स ऑफ आइन, और डेल्टा ऑप्शन है 3 मोल्स ऑफ आइन। और बेटा डेल्टा इसका आंसर है, जो हमने कैलकुलेट किया वो 3Na, Na मीन 1 मोल, तो 3 मोल्स ऑफ आइन हमारे पास बन जाएगा। तो इसका आंसर डेल्टा ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी से रिलेटेड है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 9 ग्राम आइस। 9 ग्राम गिवन है, आइस मीन वाटर, H2O की बात हो रही है, तो उसके अंदर वो आपसे 2 चीजें जो है वो रिक्वायर कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हमने उसके अंदर हाइड्रोजन की तादाद बतानी है एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की तादाद बतानी है। तो दोनों को मिला के आप कह लें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने उसके अंदर बताने हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के टोटल क्या आंसर बनेगा। तो बेटा हम जानते हैं कि वाटर H2O के अंदर, ये देखें H2O के अंदर टोटल एटम जो है वो 3 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो इसी फार्मूले में हम उसे पुट करेंगे, यहां पे मैं डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं। 9 गिवन मैस है बेटा, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर जो है वो 9 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मैस, फिर मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, फिर मल्टीप्लाई बाय उसके नंबर ऑफ एटम्स। अब बेटा ये से कैंसिल होगा, 2 आएगा, 3 से कैंसिल होके
हमारे पास जो है ना वो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। अगर ये 2 से कैंसिल होता है तो 3 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई होके 9.03 इंटू 10⁻23 इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, जो अभी सवाल आपके सामने था कि 9 ग्राम आइस में कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो वो टोटल बेटा 9.02 10⁻23। तो अल्फा ऑप्शन यही है जो कि इसे मैच कर रही है, क्योंकि बीटा ऑप्शन में 3.01 10⁻23 है, चार्ली ऑप्शन में बेटा 6.01 10⁻23 है, डेल्टा ऑप्शन में 9.03 लिखा हुआ है लेकिन 10⁻24 लिखा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। अल्फा ऑप्शन है कि जी नंबर ऑफ मोल्स आगे फार्मूला दिया हुआ बेटा, फिर बीटा ऑप्शन में फार्मूला आपके सामने है, चार्ली ऑप्शन में फार्मूला आपके सामने है, डेल्टा ऑप्शन में। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा मेथड यूज नहीं होता टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा था, मैं इसको समझाता हूं। ये देखें बेटा, मैस कैलकुलेट करना है आपने नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, यानी अगर यहां से n निकालना चाहता हूं मैं तो मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो बेटा पहली ऑप्शन आप देखें कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स, ये मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस, तो यहां से n आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली ऑप्शन ठीक है बेटा। बीटा ऑप्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, दोबारा से n ही फाइंड आउट करना है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो बेटा ये यहां से आ गया, यानी सेकंड ऑप्शन भी हमारे इस फार्मूले के मुताबिक ठीक है। चार्ली ऑप्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आपने गैस के जो है वो मोल्स निकालने, n निकालना है अपने, और फार्मूला ये वाला अप्लाई हो रहा है कि n आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4 dm³ एट जो है ना उसने लिखा हुआ है RTP। तो ये वाली बात जो है वो गलत हो गई, मैंने देखे लिखा हुआ है अगर 22.4 dm³ है तो बेटा एट STP है, अगर एट RTP की बात हो रही है तो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे आप 24 के साथ जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से अगर मैं n निकालना चाहता हूं तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 आना चाहिए, कि किसी भी चीज का वॉल्यूम आप उसे 24 dm³ पे डिवाइड करेंगे तो यह आंसर आएगा। यहां पे आप n निकाल रहे हैं तो वो n क्या चीज होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे और उसे डिवाइड करेंगे आप एवोगैड्रोस नंबर पे। इसी तरह से यहां से आप n निकाल रहे हैं तो उस चीज का जो भी मैस है डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये फार्मूला लिखा हुआ ऊपर। तो ये पहली जो दो ऑप्शन है वो तो ठीक थी, लेकिन जो चार्ली ऑप्शन है उसमें वॉल्यूम ऑफ गैस लिखा हुआ है एट RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर पे डिवाइडेड बाय 22.4 लिखता है, तो ये गलत है, वो आना चाहिए था डिवाइडेड बाय 24 dm³। डेल्टा ऑप्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड मैस ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो ये ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैस आ जाएगा, नीचे मोलर मैस के बजाय हम क्या वर्ड स्पेसिफिक वर्ड यूज कर लेंगे फार्मूला मैस। तो मोलर मैस एक कलेक्टिव वर्ड है, फार्मूला मैस आयनिक कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक होता है, तो ये डेल्टा ऑप्शन भी ठीक है, यानी अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है, चार्ली बेटा गलत है। तो फिर इसका आंसर उसने पूछा था कि कौन सा फार्मूला यूज नहीं होता नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो बेटा ये चार्ली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1 मोल ऑफ द स्टेटेड पार्टिकल्स, कहते हैं किसमें 1 मोल जो है वो पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो पहली ऑप्शन है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। तो बेटा हमने मॉलिक्यूल्स निकालने, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके बताना है कि उसके अंदर 1 मोल है या नहीं। तो बेटा गिवन में 35.5 है, यहां पे ये n की जगह पे अगर मैं इसका जो है ना वो उसका फार्मूला पुट करता हूं तो m है गिवन मैस बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा गिवन मैस उसने हमें क्या दिया है, उसने दिया 35.5 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का मैस है 71। ये जब डिवाइड करेंगे तो बेटा इसका आंसर जो है वो हाफ आएगा, हाफ n में 1 मोल पार्टिकल मौजूद नहीं होते। तो पहली ऑप्शन आंसर नहीं है। दूसरी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, आपने इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, यहां पे मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं कि गिवन मैस है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मैस 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो यहां पे आ गए बेटा, एवोगैड्रोस नंबर आ गया,
और ये एक जो उसका गिवन मैस है 1 ग्राम, और जो 2 लिखा हुआ है ये बेटा उसका मोलर मैस है। अब क्या होगा कि ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1Na। अब उसने ये पूछा था कि 1 मोल पार्टिकल किसमें है, तो बेटा ये इसका आंसर बन रहा है, बीटा ऑप्शन इसका आंसर है। चार्ली ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन इन 1 dm क्यूब ऑफ 1 मोल पर dm क्यूब एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4। तो अभी मैंने H2SO4 का आपके सामने उसके आयन्स बनाए थे, 2 हाइड्रोजन के आयन और 1 सल्फेट, टोटल 3 आयन बनते हैं। तो अगर एक जो ना वो मोल हमारे पास H2SO4 है तो टोटल 3 आयन बनते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के आयन तो 2 बनते हैं, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे भी 1 मोल आंसर नहीं बन सकता। और डेल्टा ऑप्शन है ऑक्सीजन एटम इन 22.4 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करना है इन 22.4 dm क्यूब। 22.4 dm क्यूब का ये बेटा 1 मोल का वॉल्यूम है, तो आप इसको यूं मेंशन कर सकते हैं कि अगर 1 मोल में 22.4 dm क्यूब, तो बेटा 1 मोल में तो ऑक्सीजन O2 है, O2 का वॉल्यूम 22.4 dm क्यूब है, लेकिन उसके अंदर तो 2 ऑक्सीजन एटम है, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का तो 1 मोल है, लेकिन एटम के तो 2 मोल बन रहे हैं, तो फिर ये डेल्टा ऑप्शन में भी 1 मोल आंसर नहीं है। तो फिर इसका आंसर है बेटा बीटा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुरकान हैज अ बॉडी मास ऑफ 30 किलोग्राम, ही हैज 9% वाटर इन हिज बॉडी, टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हिज बॉडी इज। कहते हैं टोटल वजन बॉडी का 30 किलोग्राम है बेटा। अब 30 टोटल मास हो गया, उसका 9% जो है वो वाटर है, और तो बताएं कि उसके वाटर पार्टिकल जो है वो टोटल कितने उसके अंदर मौजूद हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम उस 30 किलोग्राम से उसका 9% वाटर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम जो है उसके मोलर मास पे डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हम उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो है उसके वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। देखिए बेटा इसको हम कैलकुलेट करते हैं, यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा मैं से कि जी 30 किलोग्राम। अब 30 किलोग्राम का मतलब है कि ग्राम में मैस होना चाहिए, तो 30 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 30 किलोग्राम हमारे पास उसका बेटा मैस आ गया है। लेकिन इसका 9% ऑफ, अब 9% ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई लिख देते हैं। परसेंट का मतलब है 9/100। जी बेटा अब ये भी सिर्फ मैस आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का मैस आएगा, क्या होगा जी, ये 1000 को मैं इस तरह से मेंशन कर लेता हूं ऐसे, ये बेटा 2 0 इससे कैंसिल हो गए, बाकी बच गया 9, 30 और 10। ये 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया, 300 को 9 से मल्टीप्लाई किया 2700 हमारे पास उसका मैस आ गया। हम ये लिख लेते हैं, अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहते ठीक है, आप इसे कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आप इसको एज सच भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया जी, ये बेटा उसका मैस आ गया, टोटल वाटर का मैस इन फुरकान बॉडी। अब मैस को हमने क्या करना होता है, मैस को हमने मोलर मैस पे डिवाइड करना होता है। मोलर मैस है जी बेटा 18, वाटर का 18 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23। अभी बेटा 9 18 से कैंसिल होगा, 2 आएगा, 2 जो है वो जो है ना फर्ज करें जी के 6 से कैंसिल कर देते हैं, तो 3.01 आ गया। अब ये 10 इसके साथ पावर ऐड हो जाएगी, 10⁻24, ये 10 और ये 10⁻23, 24 बन गया। अब 30 और ये 3, 30 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया बेटा 90 आंसर। 90 मल्टीप्लाई बाय 24, अगर आप पॉइंट को एक डिजिट और इधर लेके आते हैं तो 9.0 10⁻25 हमारा जो है उसका आंसर बनता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है हमारे इस आंसर के साथ मैच करती है। तो बेटा पहली ऑप्शन है 3.0 10⁻27, बीटा ऑप्शन है 9.0 10⁻25, ये बेटा हमारे इस आंसर के साथ मैच कर रही है और बीटा इसका आंसर है। चार्ली ऑप्शन है 1.2 × 10⁻25 और डेल्टा ऑप्शन है 4.8 10⁻26, तो इसका आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। जी बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास, मोलेकुलर एंड फार्मूला मैसेस
और कार्बन 12 के साथ जो इनका रिलेटेड है आइसोटोप्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, मैं उसी एमसीक्यू में इन बातों को क्लियर करूंगा। क्वेश्चन है बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर मैच्ड करेक्टली विद रिस्पेक्ट टू देयर डेफिनेशंस एक्सेप्ट। कहता है जो सारी टर्म्स हैं वो करेक्टली मैच कर रही हैं अपनी डेफिनेशन के लिहाज से सिवाय एक के। पहले नंबर पे बेटा पहली ऑप्शन है रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसके आगे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। ये बेटा जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये बेसिकली कार्बन 12 के जो 1/12 पार्ट है उसके साथ कंपैरिजन करके निकाला जाता है। यानी कार्बन 12 जो है हम उसका मास कंसिडर करते हैं कि ये जो है 12 ग्राम, एग्जैक्टली 12 ग्राम के इक्वल जो है ना वो इसका मास होता है। हम उसके 12 इक्वल पार्ट करते हैं तो एक पार्ट को 1/12 जो है ना वो बोला जाएगा, और इसका जो मास होगा वो 1 ग्राम होगा। तो ये एज ए स्टैंडर्ड लिया जाएगा, और उसकी रीजन जो है वो क्या है कि इसकी N/P रेशो यानी न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन रेशो जो है वो 1 आती है। तो इसमें जो कार्बन 612 है उसके अंदर जो है ना वो 6 न्यूट्रॉन है 6 प्रोटॉन है, दोनों को डिवाइड करते 1 आ जाता है। ये स्टेबल आइसोटोप होने की निशानी होती है। तो कार्बन 12 चूंकि स्टेबल आइसोटोप है तो उसके मास को एज ए स्टैंडर्ड माना जो है ना वो जाता है, और उसका हम जो है ना वो 1/12 पार्ट लेते हैं ताकि उसका मास 1 ग्राम बन जाए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन लिखी है उसने लिखा है कि जब हम उसे रिलेट कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। फिर बीटा ऑप्शन है रिलेटिव फार्मूला मास। तो रिलेटिव फार्मूला मास की डेफिनेशन क्या है? इट इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस ऑफ वन फार्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का जो हम उसका फार्मूला शो करते हैं वो बेसिकली फार्मूला यूनिट होता है, और उस फार्मूला यूनिट का जो रिलेटिव मास है जो कि हम उसको कार्बन 12 के साथ रिलेट करके निकाल रहे होते हैं उसका रिलेटिव फार्मूला मास कहलाता है। तो ये वाली बात भी सही है बेटा। चार्ली ऑप्शन है रिलेटिव मोलेकुलर मास। इट इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड। जब हम किसी कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है बेटा, तो उसके मास को अगर हम कार्बन 12 के साथ रिलेट करके जो है कैलकुलेट करते हैं तो ये रिलेटिव मोलेकुलर मास जो है वो कहलाता है। तो ये वाली बात भी सही होगी। यानी पहले तीनों ऑप्शन जो है वो डेफिनेशंस जो है उनकी टर्म्स के साथ मैच कर रही हैं। डेल्टा ऑप्शन है मास नंबर, और उसके आगे लिखा हुआ है मास इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रिनोज। ये बेटा गलत है। जो मास नंबर होता है बेसिकली ये सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रिनोज लिखा हुआ है ये तो एनर्जी की आप कह सकते हैं जो ना एक टाइप बनती है कि न्यूट्रिनो इज जो ना वो स्मॉल एनर्जी पैकेट आप इसे कह सकते हैं। तो मास नंबर इज अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नॉट न्यूट्रिनो। तो डेल्टा ऑप्शन जो है करेक्टली मैच नहीं कर रही, और ये बेटा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट बेटा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से जो है डिफरेंस आ रहा है ताकि उसका कॉन्सेप्ट को हम मजीद क्लियर कर सकें। मास नंबर क्या है? मास नंबर इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पहली बात सही है जी। फिर रिलेटिव एटॉमिक मासेस में लिखा है इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ द एटम कार्बन टेकन एज 12 के कार्बन 12 के साथ उसका जो है उसके 1/12 पार्ट के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है जी। फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि कार्बन अगर फर्ज करें 613 है तो उसका जो मास नंबर है वो 13 कहलाएगा, यानी वो जो 6 नीचे है उसका प्रोटॉन नंबर है और जो ऊपर 13 लिखा है उसका मास नंबर कहलाता है। इसी तरह अगर क्लोरीन एलिमेंट है तो उसका रिलेटिव जो एटॉमिक मास है वो 35.5 AMU है। ये बेटा किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं होता, बेसिकली हम इसमें जो है ना इनकी रिलेटिव अबंडेंस पहले कैलकुलेट करते हैं, उनको हर आइसोटोप के मास नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर उन्हें सम अप किया जाता है और 100 पे डिवाइड करके उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। वो एवरेज एटॉमिक मास भी होता है। एवरेज एटॉमिक मास को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो ये नीचे लिखा हुआ है इट इज द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20.18 AMU। यहाँ पे बेटा उसने नियॉन की एग्जांपल दी हुई है कि वो 20.18 AMU जो है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, और ये उसके हर एलिमेंट के जो आइसोटोप का जो एवरेज मास है उसको हम उसके रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके देन उसका जो सम अप करके उसको 100 पे डिवाइड करके ये कैलकुलेट किया जाता है। जो मास नंबर है, टर्म मास नंबर इज यूज फॉर आइसोटोप। कहते हैं मास नंबर जो आइसोटोप के लिए यूज होती है, और जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो एक एवरेज एटॉमिक मास भी कंसिडर किया जाता है। फिर मास नंबर के नीचे लिखा हुआ है अदर टर्म यूज फॉर आइसोटोप इज रिलेटिव अबंडेंस। आइसोटोप के लिए आप रिलेटिव अबंडेंस की जो ना वो टर्म यूज करते हैं, और इज रिलेटिव एटॉमिक मास के नीचे लिखा हुआ है कि अदर टर्म यूज फॉर एलिमेंट आर एवरेज एटॉमिक मासेस
फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज बिल्कुल सही है बेटा। मैस नंबर को आप ए से डिनोट करते हैं और रिलेटिव एटॉमिक मास को आप ए आर से जो है वो डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे उसने रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है कि क्लोरीन है हमारे पास, उसके दो आइसोटोप हैं 35 और 37, तो 35 की रिलेटिव अबंडेंस है 75%। यानी अगर एक सैंपल है तो उसके अंदर 75% जो क्लोरीन एटम है वो 35 मास वाले होंगे और 25% जो क्लोरीन के एटम होंगे वो 37 जो है ना उसके मास वाले होंगे। तो ये वाली बात जो है ना बिल्कुल ठीक होगी बेटा। ये कंपैरिजन था मास नंबर में और रिलेटिव एटॉमिक मास में। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास इसका एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोस्टर, ये क्या चीजें होती हैं, तो हम इनको देखते हैं। ये बेटा आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब ये है कि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। अब सब में 6 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन यहां पे अगर आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऊपर जो उसका मास नंबर है आप उसमें से उसका प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो यहां पे बेटा न्यूट्रॉन 6 आ जाएंगे। ये सबसे स्टेबल आइसोटोप है क्योंकि इसके न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन की रेशियो जो है वो 1 आती है, n ओवर p जो है वो 1 आ रहा है। फिर ये 613 है, यहाँ पे प्रोटॉन तो 6 ही है लेकिन इसके जो है ना वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 13 माइनस 6 7 बन जाएंगे। यहाँ पे प्रोटॉन 6 ही है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8 हो जाएंगे। तो फिर तीनों में एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन उसके न्यूट्रॉन नंबर सेम नहीं है। सो दे आर नोन एज आइसोटोप्स। ये आइसोटोप कहलाते हैं। आप इसको बिल्कुल उल्टा दें तो ये आइसोबार बन जाएगा। मतलब वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक जो मैस, जिसे आप मैस नंबर, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं कि मैस नंबर जो है जिनका सेम हो जाए लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम था, मैस नंबर डिफरेंट, यहाँ पे मैस नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये जाहिर है जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, दे आर कॉल्ड एज आइसोबार। ये आइसोबार कहलाते हैं बेटा। फिर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में दो डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। जैसे कार्बन का एक आइसोटोप है 614, इसके न्यूट्रॉन अभी हमने कैलकुलेट किए थे 8। ऑक्सीजन 816 एक आइसोटोप है, इसके न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं 16 माइनस 8, तो ये भी 8 आ गया बेटा। दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चूंकि 8 है तो फिर ये एक दूसरे के आइसोटोन्स कहलाएंगे। और लास्ट आइसोस्टर्स है बेटा। आइसोस्टर्स में दो चीजें सेम होती हैं, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा देखें CO2 में टोटल एटम 3 है और N2O में भी टोटल एटम 3 है, यानी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम सेम है। अब आते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉन्स पे। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन के एक एटम के इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 और 6 22। नाइट्रोजन के एक एटम के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 7 है, दो एटम के इलेक्ट्रॉन 14, 14 और 8 22 बेटा हमारे पास उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो दोज जो है ना वो आप कह लें कि सब्सटेंसेस जिनके नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए वो आइसोस्टर कहलाते हैं। तो ये कंपैरिजन था जो कि कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया जी बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला है इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला बनती है। मतलब हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, इसमें बेटा 3 तरह के एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन बेटा इसमें 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। आप इसे 6 पे अगर डिवाइड करते हैं तमाम नंबर्स को तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, एक कार्बन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो CH2O। ये बेटा इंपेरिकल फार्मूला होगा इसका। और ये जो 1 to 1 है ये होल नंबर रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है उस कंपाउंड के अंदर एटम्स की, तो इसे इंपेरिकल फार्मूला बोला जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं हमारे पास फर्ज करें जी एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फार्मूला आपके सामने लिख दिया बेटा मैंने। इसमें बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। आप इसे सिंप्लीफाई करें, 2 पे डिवाइड करें तो इसमें भी एक कार्बन यानी 1 2 और 1 बन जाएगा। तो 1 to 1 यानी एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो इसका भी इंपेरिकल फार्मूला यही है और ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला भी यही है। यानी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिनका इंपेरिकल फार्मूला मैच कर जाए, जैसे बेंजीन का और इथाइन का इंपेरिकल फार्मूला CH होता है, मैच कर गए। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी होंगे जिनका इंपेरिकल फार्मूला किसी से मैच नहीं करता होगा। वो वाले कंपाउंड जिनमें किसी एक एटम के बेस में 1 आ जाए, जैसे हमारे पास बेटा वाटर है H2O, जैसे H2SO4 है,
इनमें एक एटम की बेस में 1 आ रहा है, तो फिर आप इसे मजीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। H2SO4 में जो हमारे पास सल्फर है उसकी बेस में 1 आ रहा है और H2O में ऑक्सीजन की बेस में 1 आ रहा है, तो आप इनको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यही इसका मोलेकुलर फार्मूला है और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब मोलेकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको n चाहिए। व्हाट इज n? n बेटा नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये दो मैसेज की रेशो है। वो कौन से दो मैसेज हैं? वो बेटा मोलर मैस डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मैस, यानी आपको इंपिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए और उसका मोलर मैस पता होना चाहिए। इंपिरिकल फार्मूला से आप उसका इंपिरिकल फार्मूला मैस निकालेंगे। जैसे फर्ज करें कि ये इंपिरिकल फार्मूला है, इसके अंदर बेटा एक कार्बन है, एक कार्बन का मैस जो है वो 12 आ गया, दो हाइड्रोजन का मैस 2 है, ऑक्सीजन जो है वो 16 है, तो ये 12 और 2 14, 14 और 16 टोटल मिला के 30 आ गया। 30 बेटा उसका जो है वो इंपिरिकल फार्मूला मैस कहलाएगा और इसका जो भी मोलर मैस होगा वो हम यहाँ पुट करेंगे, मोलर मैस डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मैस, वो जो आंसर आएगा वो n आएगा, n इंटू इंपिरिकल फार्मूला। यानी मुझे एक कंपाउंड दिया जाए कि जी उसका मोलर मैस, किसी कंपाउंड का मोलर मैस जो है वो 60 है और उसका इंपिरिकल फार्मूला ये है, तो मैंने इंपिरिकल फार्मूला का मैस निकाला वो 30 आया, मोलर मैस 60 था, तो n कैलकुलेट करने के लिए 60 डिवाइडेड बाय 30, मेरे पास आंसर आएगा 2। ये जो 2 है मैंने यहाँ पुट करना है, वो पुट करते हैं हम इसको, हम देखते हैं कि जी क्या आंसर आता है। यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, वो क्या है जी, n हमारे पास 2 आया है, वो लिख लिया CH2O, ये 2 को बॉटम में मल्टीप्लाई करना है तो C2H4O2, ये बेटा उसका मोलेकुलर फार्मूला बन जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि मोलेकुलर फार्मूला के लिए दो चीजें होना जरूरी है, एक मोलर मैस और दूसरा उसका इंपिरिकल फार्मूला, बाकी चीज हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारे पास परसेंटेज दी गई है और हमने उसे इंपिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हम उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे और मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी मोल रेशो निकालेंगे, मोल रेशो आ जाएगा फिर इंपिरिकल फार्मूला, और इंपिरिकल फार्मूला से हम उसके मोलर मैस के साथ जो है वो कैलकुलेशन करके उसका मोलेकुलर फार्मूला आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ जो है वो एमसीक्यूज हैं जिनको हम देखते हैं बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन है द कंबस्टन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज 60% कार्बन, 8% hydrogen and 32% oxygen if the molecular mass of the given organic compound is 200, then molecular formula of the organic compound is, वो कहता है कि अगर उसका मोलर मैस जो है, मोलेकुलर मैस मीन मोलर मैस जो है वो 200 है और बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनकी परसेंटेजेस उसने दे दी हैं, तो कहता है उसका मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा। उसने ऑप्शंस दी हैं, हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हम फिर इसमें देखेंगे कि वो किस ऑप्शन से मैच करता है। जी बेटा, आइए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जी बेटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम सबसे पहले वो जो हमने फार्मूला लिखा था, यहाँ पे 3 स्टेप मैंने मेंशन किए थे, वो 3 स्टेप क्या थे? वो 3 स्टेप आपके सामने है कि पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन, नंबर ऑफ मोल्स और उसकी मोल रेशो, ये 3 जो ना स्टेप आपने फॉलो करने हैं। इन 3 स्टेप को मैं फॉलो करने के लिए हमें क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों की परसेंटेज दे दी गई थी, तो ये पहला स्टेप कंप्लीट है, हमने उससे आगे चलना है। तो बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों की परसेंटेज उसने हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दी है। हम उस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कार्बन की परसेंटेज क्या है। तो बेटा कार्बन की परसेंटेज जो है क्वेश्चन में 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है और 32% ऑक्सीजन है। तो बेटा इसके नीचे हम 60 लिख लेते हैं, 8% हाइड्रोजन है और ये 32% जो है वो ऑक्सीजन आ गया। तो बेटा आपने सबसे पहले जो चीज याद रखनी है वो ये कि जो परसेंटेजेस हैं वो उसके ग्राम्स हम कंसिडर कर लेंगे, यानी जो परसेंटेज है उसे हम गिवन मैस कंसिडर कर लेंगे। तो इट मींस के 60 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। बेटा अब सबसे पहले क्या करना है, हमने इनके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मोल्स के लिए फार्मूला क्या होता है? गिवन मैस बाय मोलर मैस। वो जो परसेंटेज थी जिसे हमने ग्राम कंसिडर किया था, ये गिवन मैस बन गया। हम इसको इसके एटॉमिक मैस के साथ डिवाइड करके कार्बन के मोल निकालेंगे, हाइड्रोजन को इसके एटॉमिक मैस के साथ डिवाइड करके उसके मोल्स निकालेंगे, ऑक्सीजन को इसके एटॉमिक मैस के साथ डिवाइड करके हम उसके मोल्स निकालेंगे। तो बेटा कार्बन के मोल्स आ गए 5, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन के 2। तो बेटा इसके मुताबिक हमारे पास फार्मूला बना C5H8O2।
ये बेटा उसका हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला बन गया। अब इंपिरिकल फार्मूला से हमने इंपिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करना है, तो हम यहीं पे इसके आगे लिख लेते हैं कि इंपिरिकल फार्मूला मास जो है वो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन 5 है बेटा, 5 ए कार्बन का मास जो है वो हमारे पास 12 है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। फिर हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन जो है वो 2 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी हमारे पास इसका मास 60 प्लस 8 प्लस 32, ये बेटा 100 ग्राम पर मोल इसका इंपिरिकल फार्मूला मास आ गया बेटा। इंपिरिकल फार्मूला मास हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मोलर मास जो उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है वो क्या है जी, 200, उसने हमें उसका मोलर मास दे दिया 200। अब n फाइंड आउट करना है। n क्या चीज है जी, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास, ये 200 डिवाइडेड बाय 100, आंसर हमारे पास n जो है वो 2 आ जाएगा। जब n 2 आ गया तो मोलेकुलर फार्मूला है n मल्टीप्लाई बाय इंपिरिकल फार्मूला, n है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय उसका इंपिरिकल फार्मूला जो कि हमने कैलकुलेट किया था C5H8O2, 2 से जब इसे मल्टीप्लाई किया, ये 2 हमेशा बॉटम में मल्टीप्लाई होगा, तो कार्बन 10 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 16 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 16 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, तो कार्बन 10 हाइड्रोजन 16 O4 इसका मोलेकुलर फार्मूला हमारे पास बन गया। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन था। क्वेश्चन में उसने पूछा था कि देन द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बड़ा मोलेकुलर फार्मूला C10H16O4, तो पहली ऑप्शन है C10H16O4 और पहली ही ऑप्शन इसके साथ मैच कर गई, क्योंकि बीटा ऑप्शन में C8 लिखा है वो पॉसिबल नहीं है, चार्ली ऑप्शन में C10 लिखा हुआ है लेकिन H14 लिखा है वो भी पॉसिबल नहीं है, डेल्टा ऑप्शन C5H8O2 ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है, मोलेकुलर फार्मूला जो है वो अल्फा आंसर है बेटा, तो ये से मैच कर गया जी बेटा। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कहता है इंपेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमें कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो पहली चीज है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो मैंने यहाँ पे 3 स्टेप लिखे हुए थे, ये वो जो है वो ऑप्शन है बेटा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं। बीटा ऑप्शन है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, चार्ली ऑप्शन है मोलेकुलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और डेल्टा ऑप्शन है मास नंबर ऑफ द आइसोटोप। तो बेटा हमें परसेंटेज जो है वो अगर पता चल जाए तो उसका गिवन मास है, फिर ऑटोमेटिकली हम उसके मोल्स फाइंड आउट करके मोल रेशो बना लेते हैं, फिर उससे बाकी सारी चीज़ें जो है वो आसानी से कैलकुलेट हो सकती हैं। तो फिर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायर्ड होती है, तो इसका आंसर हो गया अल्फा ऑप्शन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट, कहते सारी बातें ठीक है सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है मोलेकुलर फार्मूला, उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलर मास, जो मैंने अभी आपको समझा दिया था। बीटा ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज रिक्वायर्ड है तो बेटा कंबस्टन एनालिसिस, जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन की जो है ना वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हम उनकी कंबस्टन करते हैं, एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, जो मैग्नीशियम पर क्लोराइड है वाटर एब्जॉर्बर है, जो उसके अंदर 50% KOH होता है वो उसका कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है, तो ये वाली बात भी सही होगी बेटा। चार्ली ऑप्शन इंपेरिकल फार्मूला, आगे लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इंपेरिकल फार्मूला के लिए अभी हमने MCQ सॉल्व किया कि परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट जो है वो पता होनी चाहिए। और डेल्टा ऑप्शन जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास और आगे लिखा हुआ है मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स ओनली, तो बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये जो है ना वो आइसोटोप के लिए टर्म यूज नहीं होती, ये मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स के लिए यूज होती है एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप आर रिक्वायर्ड, यानी एक चीज जो है ना वो नहीं होती, मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स उसने ओनली लिखा हुआ है, मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड रिलेटिव अबंडेंस दोनों चीजें जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके सम अप करना है, सम अप करके 100 पे डिवाइड करना है, देन रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स के हवाले से है। दुनिया में टोटल जो आइसोटोप्स हैं वो 280 हैं, 280 जो आप कह लें कि नेचुरली अकरिंग है, जिनमें 240 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है और 40 जो है वो रेडियो एक्टिव है, और तकरीबन 300 आइसोटोप जो हैं उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं जो कि हमने जो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के जरिए क्रिएट कर लिया हुआ है, हम इनको अनस्टेबल आइसोटोप्स कहते हैं। अब वो 240 में जो 154 आइसोटोप्स हैं वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन होता है और एटॉमिक मास भी इवन होता है, और 86 एलिमेंट्स वो हैं जिनका ऑड एटॉमिक नंबर जो है वो होता है। तो फिर यहाँ पे हम बच्चों को ये कहते हैं कि स्टेबल आइसोटोप, जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि नंबर ऑफ
जो न्यूट्रॉन है नंबर प्रोटॉन उनकी जो रेशियो N/P वो 1 आनी चाहिए और एटॉमिक नंबर जो है वो 83 के इक्वल या उससे लेस होना चाहिए। ये स्टेबल आइसोटोप होने की निशानी है बेटा। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो मैक्सिमम आइसोटोप्स हैं बेटा वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर इवन है और उनका एटॉमिक मास जो है वो 4 का मल्टीपल है, जिसमें ऑक्सीजन आ जाता है, जिसमें मैग्नीशियम आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, आयरन आ जाता है। तो ये 5 एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन, जो कि तकरीबन हमारी अर्थ क्रस्ट का 50% जो है वो बना रहे होते हैं बेटा। जी बेटा, अब रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से एक क्वेश्चन है। द मास ऑफ बोरॉन इज 10.8 AMU, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज फॉर दिस मास। कहता कौन सी टर्म जो है वो इसके लिए यूज नहीं हो सकती। तो पहली ऑप्शन है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, बीटा ऑप्शन है मास नंबर, चार्ली ऑप्शन है रिलेटिव एटॉमिक मास और डेल्टा ऑप्शन है एवरेज एटॉमिक मास। तो बेटा फ्रैक्शनल, रिलेटिव, एवरेज ये सारे एटॉमिक मासेस जो उसके लिए यूज हो सकते हैं। 10.8 AMU के लिए मास नंबर यूज नहीं होता क्योंकि वो हमेशा होल नंबर होता है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को सिंपली सम अप किया होता है बेटा। आइसोटोप्स की स्टेबिलिटी जो भी बता रहे थे हम कि कौन से ज्यादा स्टेबल हैं, तो उसके हवाले से बेटा एक क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन वन इन द ईच क्वेश्चन। पहली ऑप्शन है आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मासेस आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। कहते हैं वो आइसोटोप जिनके एटॉमिक मास इवन होते हैं वो ज्यादातर अबंडेंट है, बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन है आइसोटोप विद ऑड एटॉमिक मासेस आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। तो ये वाली बात जो है वो जो उसने एटॉमिक मासेस कहता है ऑड होने चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो एटॉमिक मासेस जो ना अगर ऑड आ जाए तो वो फिर इतने ज्यादा, उसने लिख दिया कि कंपैरेटिवली अबंडेंट है लेकिन वो इतने ज्यादा अबंडेंट नहीं होते। पहली बात ठीक थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं थी, दूसरी बात गलत है। चार्ली ऑप्शन है आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मासेस एंड इवन एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये वाली बात कंप्लीट है क्योंकि पहली वाली बात में आधी इंफॉर्मेशन, पहली ऑप्शन जो थी वो आधी इंफॉर्मेशन थी। जो चार्ली ऑप्शन वो कंप्लीट है कि इवन एटॉमिक नंबर भी हो और इवन एटॉमिक मास भी हो तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है ना वो अबंडेंट आइसोटोप्स होते हैं। डेल्टा ऑप्शन है आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मासेस एंड ऑड एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, तो ये वाली बात ठीक नहीं है। फिर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। जी बेटा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री के हवाले से मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। बेटा स्टिशियोमेट्री जो है ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी अगर आपको रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी गई है तो आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो किस किस टर्म में है वो भी हम रिलेशनशिप उसके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ एजम्पशंस करनी पड़ेंगी। वो एजम्पशंस क्या है, अगर हम कैलकुलेशन ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहली एजम्पशन ये है कि देयर विल बी नो साइड रिएक्शन, कि जो हम रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं उसमें कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि दो लॉज जो है वो ओबे होने चाहिए। वो दो लॉज क्या है, पहले नंबर पे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एक लॉ है बेटा, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये दो लॉज जो है वो मस्ट बी ओबेड होने चाहिए। और जो स्टिशियोमेट्री है उसके लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि जो इक्वेशन है वो मस्ट बी इरिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए ताकि हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें। ये तीन चीजें जो है वो इसकी एजम्पशंस हैं, एज्यूम हम करते हैं। लेकिन देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में कुछ लिमिटेशंस हैं। हम फर्ज करें कि जी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी इससे वाटर बनेगा, वाटर बनेगा, लेकिन क्या पता वो H2O2 भी से बन रहा हो। अब हमें नहीं पता कि उस केमिकल इक्वेशन को जो हमने लिखी है वो सही भी है कि नहीं। तो ये आखिरी वाली बात पहले बोल रहा हूं कि इट कैन बी रिटन फॉर द केमिकल चेंज दैट डज नॉट अकर। हम ये समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनेगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O2 भी तो बनता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी तो बटा इसी से बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कई दफा केमिकल इक्वेशन उस चेंज के लिए लिख दी जाती है जो शायद हो ही नहीं रहा होता, तो ये एक लिमिटेशन है। दूसरे नंबर पे हमें नहीं पता कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो आपस में किन कंडीशंस पर रिएक्शन करते हैं, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, मैंने मेंशन नहीं किया, तो हम में से किसी को नहीं पता कि उसकी कंडीशंस क्या है, कैटलिस्ट क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, दे डू नॉट टेल। कौन नहीं बता रहा हमें, केमिकल इक्वेशंस हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। और आखिरी बात कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन का नहीं पता कि ये रिएक्शन 4 मिनट में होना है, 4 सेकंड में होना है, 4 दिन में होना है, हमें इसकी स्पीड का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। ये लिमिटेशन है केमिकल इक्वेशन की जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम जो है वो आती है। लेकिन हम इनको इग्नोर करते हैं, हम कुछ एज्यूम
जो ना वो चीज़ें की होती हैं उनको एजम्पशन करते हुए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जो कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो बना रही होती है, क्योंकि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी पहली शर्त है बेटा। तो फिर इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुछ रिलेशनशिप हैं जो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। तो बेटा ये 4 लिखे हुए हैं। मैस मैस रिलेशनशिप है कि आपको मैस ऑफ रिएक्टेंट दिया जाए, आप मैस ऑफ प्रोडक्ट निकालें। आपको मैस ऑफ जो है ना वो प्रोडक्ट दिया जाए, मैस ऑफ रिएक्टेंट निकालें, तो इसे हम मैस मैस रिलेशनशिप बोलते हैं। इसी तरह मैस मोल रिलेशनशिप है कि आपको मैस ऑफ रिएक्टेंट दिया जाए और आपने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकाले हो, या इसके उलट के मोल्स ऑफ जो है ना वो रिएक्टेंट दिया जाए और मैस ऑफ प्रोडक्ट निकालना हो, तो ये भी हो सकता है। इसी तरह मैस वॉल्यूम है बेटा कि मैस ऑफ रिएक्टेंट दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट निकालें, या उसका वाइस वर्सा, इसका उलट कर लिया जाए। और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है कि आपको एक सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया जाए और आपने दूसरे जो है ना सब्सटेंस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो। तो बेटा इससे रिलेटेड एक जो है क्वेश्चन है कि व्हेन 12 ग्राम मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इज। जी बेटा इक्वेशन आपके सामने है कि मैग्नीशियम का कहते हैं 12 ग्राम है, जिसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिलाया जाए तो हाइड्रोजन गैस का मास कितना बनेगा। तो सबसे पहली जो चीज है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम प्लस H2SO4, ये बेटा डाइल्यूट है, रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस बने। अब क्वेश्चन को आपने बाद में स्टडी करना है, पहले उस इक्वेशन के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मैसेज लिख लेने। मैग्नीशियम का मैस बेटा होता है 24 और हाइड्रोजन का यहां पे जो मैस बन रहा है वो 2 ग्राम बन रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 24 ग्राम मैग्नीशियम से 2 ग्राम हाइड्रोजन बनती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये 12 ग्राम हो तो ये कितना बनेगा। आपको नहीं कैलकुलेशन आ रही, पॉइंट्स में है, फ्रैक्शन में है, तो आप एक्स लिख लें। एक्स लिखने के बाद बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 24 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो 24 एक्स हो जाएगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, ये 24, 12 से कटा 2 आया, 2 से कटा 1 आया, 1 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 24 से 2 ग्राम बन रहे हैं तो 24 का हाफ है 12, तो 2 का भी हाफ हो जाएगा 1 ग्राम। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं मैस मैस रिलेशनशिप। मैस दिया गया था, मैस हमने प्रोडक्ट का कैलकुलेट कर लिया, तो आंसर जो है वो हमारे पास अल्फा ऑप्शन यानी 1 ग्राम आ गया। तो बेटा इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड। वो अब यही पूछ रहा है बेटा कि अगर मास दिया जाए और दूसरे का आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो उस रिलेशनशिप का नाम क्या होगा। तो पहली ऑप्शन है मैस मैस, दूसरी ऑप्शन है मोल वॉल्यूम, तीसरी ऑप्शन है मैस वॉल्यूम और डेल्टा ऑप्शन है मैस मोल। तो बेटा ये चारों ऑप्शन इसका आंसर होगा मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। जी बेटा उसकी एजम्पशंस के वाले से क्वेश्चन है, स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस इन स्टिशियोमेट्री डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस एक्सेप्ट। कहते हैं ये सारी जो है उसकी एजम्पशंस है सिवाय एक के, किसकी, स्टिशियोमेट्री की या स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस की। पहले नंबर पे ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है जी। दूसरी ऑप्शन है देयर विल बी नो साइड रिएक्शन, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। चौथी ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड, ये मैंने बता दिया बेटा आपको। और डेल्टा ऑप्शन है आर एप्लीकेबल टू बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि ये सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती। तो डेल्टा ऑप्शन बेटा इसकी एजम्पशन नहीं है जी। बेटा अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इथाइन। बेटा वो कहता है इथाइन के अगर 5 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो उसकी कंप्लीट कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा। हम पहले इक्वेशन लिखते हैं, उसे हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, देन ऑप्शंस के साथ उसको मैच करेंगे। बेटा देखें इथाइन C2H2 प्लस ऑक्सीजन गोज टू, बेटा कंबस्टन का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, कंबस्टन का प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आ गया जी हमारे पास। अब इसे बैलेंस करने के लिए इधर 2 आ गया जी, तो ये 4 कार्बन हो गए, दोनों तरफ कार्बन 4 हो गए। अब ये 8 और ये 1 9 हो गया जी। तो अगर हम इधर 5 लिखते हैं तो 5 2 10, ये हाइड्रोजन जो है वो 4, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से
तो ये हमारे पास 4 2 8 और ये 2, इधर भी जो है ना वो 10 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 10 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कार्बन 4 हो गए हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, सारी चीजें बैलेंस हो गई हैं। अब इसमें मोल्स को देखें बेटा, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 5 मोल्स हैं, इसके 4 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं। मोल्स और वॉल्यूम, यानी अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम 22.4 dm³ है फर्ज करें, तो उसी तरह से जो मोल की रेशो बनती है वही वॉल्यूम की रेशो बन रही होती है। तो हमने मोल्स कैलकुलेट कर ली है, मोल्स के हिसाब से हमारे लिए उसकी जो वॉल्यूम की कैलकुलेशन करना वो ज्यादा आसान हो जाएगा। मोल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इथाइन हो तो फिर जो है ना वो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा। अभी ये 2 है तो ऑक्सीजन 5 है, तो अगर मैं फर्ज करें कि इसको हम जो ना वो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो बेटा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी इसके 10 मोल्स के लिए वो 25। तो अगर मोल्स का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन चाहिए। अब दोनों को 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये बेटा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा और ये 12.5 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 5 के लिए जो ऑक्सीजन हमारे पास रिक्वायर्ड है वो 12.5 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो आ चुकी है, और यही बेटा इसका आंसर है। तो हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन में ये वाली ऑप्शन जो है वो मैच कर रही है। तो पहली ऑप्शन 12.5 सेंटीमीटर क्यूब है, यही बेटा इसका आंसर है। बीटा ऑप्शन 13 क्यूबिक सेंटीमीटर है, चार्ली ऑप्शन 13.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है, डेल्टा ऑप्शन 14 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो बेटा इसका आंसर एल्फा ऑप्शन। जी बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की 2 डेफिनेशंस हैं, और वो क्या है जी कि दोज रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और दूसरा कि वो रिएक्टेंट जो थोड़े प्रोडक्ट बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बेटा बच्चों को जो हमारी बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है पहले वो समझाते हैं, देन हम जो है केमिकल इक्वेशन की तरफ आते हैं। हमारी बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है कि सैंडविच हम बनाना चाहते हैं, यह है प्रोडक्ट, सैंडविच प्रोडक्ट है। तो एक सैंडविच बनाने के लिए हमें कम से कम 2 स्लाइस चाहिए और एक कबाब जो है वो रिक्वायर्ड है। तो बेटा एक सैंडविच बन जाएगा। ये एक बैलेंस्ड जो है ना वो इक्वेशन समझ लें आप, कि इसमें कोई चीज कम ज्यादा होगी तो इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगी। अब मैं सिर्फ एक रिएक्टेंट लिखता हूं, मैं लिखता हूं जी 60 स्लाइसेस। तो 60 स्लाइसेस से आपने फौरन अंदाजा लगा लिया कि कितने सैंडविच बन सकते हैं, कि एक सैंडविच बनाने के लिए हमें 2 स्लाइस चाहिए, तो इसका मतलब है कि इसका हाफ है, तो 60 स्लाइसेस का हाफ सैंडविच बन गए। हमने फौरन अंदाजा लगा लिया कि 30 सैंडविचेस बनेंगे। प्रोडक्ट हमने एक रिएक्टेंट से उसका अंदाजा लगा लिया, लेकिन जो सेकंड जो रिएक्टेंट है वो फर्ज करें जी कि आपके पास 29 कबाब। अब 30 सैंडविच बनाने के लिए कम से कम 30 कबाब लाजमी थे, क्योंकि एक सैंडविच के लिए एक कबाब लाजमी है। तो फिर ये सेकंड रिएक्टेंट जो था उसने हमारे प्रोडक्ट को कम कर देना है, उसने प्रोडक्ट को डिक्रीज कर देना है बेटा। तो क्या होगा कि इसकी वजह से ये प्रोडक्ट अब 29 रह जाएगा, 30 नहीं हो सकता। अब कबाब तो सारे इस्तेमाल हो गए, लेकिन ये 2 स्लाइस बच जाएंगे। तो जो खत्म हो गए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो बच गए हैं वो एक्सेसिव रिएक्टेंट है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट हमारी डेली लाइफ से। अब आते हैं केमिस्ट्री में। ये जरा ध्यान से बात समझिए, इसमें मैं एक ट्रिक आपको समझाऊंगा कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बेटा याद रखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। अब देखें, ये हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया हमने, 4 ग्राम इसका मैस, 32 ग्राम इसका मैस, 36 ग्राम वाटर का मैस। अब इसमें देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हाइड्रोजन कम है, तो बच्चा ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि शायद ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बेटा ना हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मैंने बोला बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। तो ये दोनों ही एक ही वक्त में खत्म हो जाएंगे और 36 ग्राम वाटर बना देंगे। मतलब जब 4 ग्राम हाइड्रोजन खत्म होगा तो 32 ग्राम ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा और 36 ग्राम वाटर बन जाएगा।
अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 ग्राम हाइड्रोजन खत्म होगा तो ऑक्सीजन 16 ग्राम खत्म हो चुके होंगे और 18 ग्राम वाटर बन चुका होगा। जब आप इसे डबल करेंगे ऑटोमेटिकली वाटर डबल हो जाएगा क्योंकि आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अमाउंट को डबल कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इस वक्त बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मैसेज है, लेकिन हमने उसे हाफ कर लिया था क्योंकि पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड किया था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। अगर मैं फिर इसको बेटा 2 पे डिवाइड करता हूं तो ये हमारे पास जो है वो 1 ग्राम, 8 ग्राम और ये 9। अब ये मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन का 1 ग्राम खत्म होगा तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम खत्म हो चुका होगा और 9 ग्राम वाटर बनेगा। इन तीनों जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं इनमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। सवाल अब शुरू होता है बेटा, क्या जी, 8 ग्राम हाइड्रोजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, बताएं वाटर कितना बनेगा। एक सवाल, बताएं कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। दूसरा सवाल, बताएं एक्सेसिव रिएक्टेंट कितनी एक्सेस में है, यानी वो जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कितनी एक्सेस में है। 3 सवाल मैं यहां से समझाने लगा हूं। अब बेटा हम रेफर करेंगे इसको कि जी अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसको हाइड्रोजन कितनी चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक उसको तो सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो इसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगी और 9 ग्राम वाटर बन जाएगा। तो अब ऑक्सीजन जो है वो तो खत्म हो गई, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लेकिन हाइड्रोजन अभी सिर्फ 1 ग्राम यूज हुई है, बाकी 7 ग्राम बची हुई है। जो बच गई है वो एक्सेस में है। तो अमाउंट ऑफ एक्सेसिव रिएक्टेंट भी पता चल गई, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी पता चल गया और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बेटा पता चल गई। तो ये एक तरीका है उसकी कैलकुलेशन करने का। लेकिन हम एक ट्रिक समझने लगे, वो क्या, हमेशा जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा एंटी टेस्ट का तो बेटा उसमें इन दोनों रिएक्टेंट्स की या जो भी रिएक्टेंट वो आपको प्रोवाइड करेगा उनकी इक्वल अमाउंट दी जाएगी। 8 ग्राम 8 ग्राम, 16 ग्राम 16 ग्राम, 32 ग्राम 32 ग्राम। तो फर्ज करें जी 8 ग्राम, दोबारा से लिख रहा हूं मैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है। अब ट्रिक समझाने लगा, जब दोनों की क्वांटिटी इक्वल होगी तो बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जब दोनों रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी बराबर है तो रेफर करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का में जिसका मैथ ज्यादा है ये वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, यानी ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाइड्रोजन जो है वो एक्सेसिव रिएक्टेंट होगा। तो आपसे वो ज्यादातर यही पूछेगा कि बताएं जी कि उससे कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा एक्सेसिव रिएक्टेंट है। तो बेटा इसे देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। ये तो मैंने अभी मैथ्स के वाले से बताया है, अगर वो मोल्स के वाले से बात करें तो मोल्स के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है बेटा। मतलब ये इक्वेशन मैं दोबारा से लिख रहा हूं, 2H2 प्लस O2 गोज टू 2H2O। इसके बेटा 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है। अगर वो आपसे ये कहे कि दोनों के 0.12 मोल्स, 0.12 मोल्स दोनों के यूज होंगे, बताएं किस का जो है वो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो फिर आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखा इसके मोल्स ज्यादा हैं, जब उनकी क्वांटिटी इक्वल होगी तो जिसके मोल्स ज्यादा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, ये एक्सेसिव रिएक्टेंट हो जाएगा और इसी से रिलेटेड फिर जो है वो प्रोडक्ट बन रहा होगा, यानी जितनी इसकी अमाउंट है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा होगा। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसी ने प्रोडक्ट को डिसाइड करना है। अगर ये 0.12 है तो प्रोडक्ट भी 0.12 मोल ही बनेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट का भी पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि कौन सा रिएक्टेंट एक्सेसिव है। तो बेटा अब इसको हम जो है क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 0.72 moles of each of aluminium and oxygen are treated with each other to form alumina. The number of moles of alumina produced in the reaction is। ये बेटा उसने हमें देखे क्वेश्चन में 0.72 moles of each of aluminium and oxygen, दोनों के मोल्स उसने इक्वल दे दिए 0.72। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम इक्वेशन लिखते हैं जी कि एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, दोनों ने रिएक्शन किया, एल्यूमिना बना। बैलेंस करने के लिए इधर हमने 3 लिखा, इधर 2 आया, 3 2 6, 3 2 6, ऑक्सीजन पूरे, एल्यूमिनियम 4 है, ये 4 आ गया। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इसके 4 मोल्स हैं और इसके 3 मोल्स हैं, तो किसके मोल ज्यादा है, एल्यूमिनियम के। जब इनकी क्वांटिटी इक्वल आएगी, ये उसने सवाल दिया, दोनों के 0.72 मोल्स हैं,
दोनों के इक्वल हो गए तो ज्यादा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये ज्यादा है तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। अब 0.72 अगर ये बन रहा है तो देखें ये 4 मोल से आगे एल्यूमिना कितना बन रहा है, हाफ। तो अगर ये 0.72 है तो इसका हाफ हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो 0.72 का हाफ जो है आप उसे 72 समझ लें, 72 का हाफ 36 होता है तो 0.72 का हाफ 0.36 हो जाएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, इसी ने प्रोडक्ट कंट्रोल करना है। इसके 4 मोल से 2 मोल बनते हैं तो इसके 0.72 से उसके 0.36 मोल्स बनेंगे। हमारे पास डायरेक्ट जो है ना वो कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं हुई और आंसर भी जल्दी आ गया। तो बेटा देखें कि कौन सी ऑप्शन मैच करती है। तो पहली ऑप्शन है 0.36 और यही इसका आंसर है बेटा, बाकी ऑप्शन मैच नहीं करते। बेटा लास्ट टॉपिक है यील्ड। यील्ड क्या होती है जी? यील्ड वो प्रोडक्ट है जो हमें प्रोडक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में हासिल हो रहा है, अगर आप उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो बेटा ये थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। और अगर आप उसे जो है ना वो किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए कैलकुलेट करना है तो फिर ये एक्चुअल यील्ड होती है। एक्चुअल यील्ड हमेशा कम हो जाती है, किस वजह से कि जी जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो उसे एक्सपेरिमेंट सही तरह से परफॉर्म ही नहीं करना, तो उसे टेक्निक ही नहीं पता, वो टेक्निक फॉलो सही नहीं कर रहा। और दूसरे नंबर पे कि जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनमें हम जो है ना प्रोडक्ट को प्योरीफाई कर रहे होते हैं, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, फिल्ट्रेशन है, उसमें कुछ प्रोडक्ट जो है हमारा जो है ना वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज यील्ड जो है वो क्या होती है, वो बेटा दो चीजों की रेशो है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें एक्चुअल यील्ड पता हो, हमें थ्योरेटिकल यील्ड पता हो, हम इसको पुट करते हैं, जितना ये लार्जर आएगी परसेंटेज यील्ड, जितनी लार्जर होगी इट मींस वो रिएक्शन उतना ज्यादा एफिशिएंट है, यानी उसकी एफिशिएंसी उस रिएक्शन की उतनी ज्यादा होगी। तो परसेंटेज यील्ड टेल्स अस अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। बेटा ये बातें जो है ना वो आपके सामने स्क्रीन पे इसका कंपैरिजन दिया गया है। जो बातें मैंने अभी बोली हैं उसमें डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड दोनों बातें आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है जी बेटा। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो हम टेस्ट में डिस्कस करेंगे। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी।